जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। ये है हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर। एंड आज 3 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट न्यूज हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जो पहला न्यूज हम डिस्कस करेंगे, इंडिया आज प्रोटेस्ट चाइनीज रोज कंस्ट्रक्शन इनटू द पीओके वैली। यहाँ पे साक्सगाम वैली है, जो सासकाम वैली जो पीओके का पार्ट है, 1963 में पाकिस्तान ने गिफ्ट में दे दिया था चाइना को। तो उसका लोकेशन देखेंगे और उसके जो अब रिसेंट डेवलपमेंट है आईआर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेंस में हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि चाइनीज एग्रेशन, यहाँ पे जो चाइना का रोड कंस्ट्रक्शन है एक तरीके से फर्दर डेवलपमेंट है। एग्रेशन तो पहले ही हो चुका है, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसने दे रखा है। अब इंडिया का क्वेश्चन है कि जब आपका है ही नहीं तो आप कैसे उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ए स्टेट सब्जेक्ट सेज द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बंगाल सूट। तो यहाँ पे जीएस पेपर 2 का पॉलिटी सेक्शन है, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन से रिलेटेड। यहाँ पे बात हो रही है कि जब अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो, उसमें इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा या स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अभी हम देख रहे हैं कि ईडी एंड सीबीआई के जो ऑफिसर हैं उनको अरेस्ट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उसके द्वारा। तो ये कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, उससे नहीं लेना है। पुलिस जो लोकल है वो उस पर केस चलाएगी। तो जो मेंस का टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन, उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिमूविंग एक्जॉटिक प्लांट, ये जो बाहरी प्लांट होते हैं, विल इंश्योर द फूड फॉर द वाइल्ड लाइफ एनिमल। तो ये हमने देखा है कि जो जंगली जानवर हैं वो बाहर आ रहे हैं। केरला में हमने देखा कि काफी ह्यूमन एंड एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक दूसरे से टकरा रहे थे, अटैक कर रहे थे, जान भी गई है। वहां पे हाथियों का हमने देखा था, प्रकोप था केरला में। यहाँ पे ये बात हो रही कि एक्जॉटिक प्लांट, जो बाहर से प्लांट लाए जाते हैं जो वहां का नहीं है, जैसे कि अब इंडिया का कोई आदमी चला जाए लॉस एंजल्स में, वहां पे कभी हमने नहीं गया, लेकिन जाके वहां पे पॉपुलेशन इतना बढ़ा दें कि वहां के लोग गायब हो जाए। या अफ्रीका का कोई आदमी हो, वो मंगोलिया में चला जाए या रसा में चला जाए और वहां पे इतनी आबादी बढ़ा दे कि वहां के लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंडिया का या अफ्रीका का या किसी भी देश का। यहाँ पे एक मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए आप लीजिएगा कि एक्जॉटिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो उस जंगल के पार्ट नहीं होते हैं। तो वो वहां पे आ गए तो वहां की जो प्लांट है उनको रिप्लेस कर देते हैं, तो वहां पे जीना मुश्किल हो जाता है। ये हम देखेंगे, एक स्टडी में आया है कि अगर इसको हटा दिया जाए तो जो फूड के लिए बाहर आ रहे हैं जानवर, जंगली जानवर, वो नहीं आएंगे। तो ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। मोर एम्फेसिस इज ऑन द मेंस, मेंस पे ज्यादा इसका फोकस एरिया होगा। जुडिशरी शैडो ओवर द स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट। स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट जो होता है वो आपको यूज करना ही होगा। एक टेक्नोलॉजी होती है जो कॉमन बना दी जाती है। जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं, आपका जो चार्जर होता है, सी पिन होगा या आईफोन का होगा या एक नॉर्मल पिन आता है जो उसके पहले आता था। आप देखिएगा उस समय के मोबाइल में कॉमन होता था, मैक्सिमम मोबाइल में वो लग जाता था। फिर फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो सी पिन आ गया अभी। तो वो भी देखिएगा कि मैक्सिमम मोबाइल जो है वो उस तरीके का चार्जिंग सी पिन बनाते हैं। ऐसे ही जीएसएम आया या कोई भी 2G 3G आता है तो वो सारे मोबाइलों में उसका यूज होता है। तो कहीं ना कहीं एक कॉमन चीज हो जाती है और इसको कहते हैं इसेंशियल स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट। इससे ये होता है कि इंटर ऑपरेबिलिटी आसान हो जाती है कि जो चार्जर मैं अपने फोन में यूज कर रहा हूँ वो दूसरे वाले भी कंपनी के मोबाइल फोन में हम यूज कर सकते हैं। अलग अलग हमें खरीदना नहीं पड़ेगा, ज्यादा दिक्कतें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं। तो इस पे हम देखेंगे कि उससे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग को कैसे घाटा लग रहा है, क्योंकि इंडिया में पेटेंट कॉमन नहीं है, ये फॉरेन नेशन में, और जो भी पेटेंट करता है उसका रूल होता है स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट में। तो इसको लेके थोड़ा सा दिक्कत है। नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे वो है कि द टिपिंग पॉइंट, ये वाली देखिए टिपिंग पॉइंट, ये रिलेटेड है। जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है वो काफी हाई हुआ है, और जीएसटी का जो कलेक्शन हाई हुआ है इसको लेके हम ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास चांसेज है फर्दर इंप्रूवमेंट का, फर्दर रिफॉर्म का जीएसटी में। तो जीएसटी का जो रिफॉर्म के चांसेज है वो हम देखते हैं, जीएस पेपर 3 का ये पार्ट होगा, जीएस पेपर 3। एंड इकोनॉमी टैक्सेशन जो इसका पार्ट है, टैक्सेशन एक इसका टॉपिक है, टैक्सेशन टॉपिक से रिलेटेड है।
फिर हम देखेंगे रिकॉग्नाइज दिस लीव एज ए वुमेन्स राइट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? दिस लीव की बात हो रही है, ये है मेंस्ट्रुअल लीव की बात हो रही है। और ये सोसाइटी सेक्शन में काम आएगा, जहाँ पे हम मेंस के लिए पढ़ेंगे और बहुत ही स्पेसिफिक है मेंस को लेके, ये काफी बात चल रही है मेंस्ट्रुअल लीव की। ओके, डज PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंडर में 5 लाख रुपए पर फैमिली को 1 साल के लिए दिया जाता है। और इसमें यह होता है कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी फैसिलिटी, हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी जो होती है 5 लाख रुपए तक इंश्योर किया जाता है कि कैशलेस आपका दवा हो जाएगा, तो आपकी जो पॉकेट का खर्च है हेल्थ पे वो बच जाएगा। तो कितना इफेक्टिव है, क्या इसका अभी तक अचीवमेंट है, क्या चैलेंजेज है, मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। जीएस पेपर 2 में अगेन हेल्थ सेक्टर है, उसका ये पार्ट है। नेक्स्ट न्यूज जो है, वाई आर इंडियन स्पाइसेज फेसिंग द हीट। यहाँ पे देखिएगा कि इंडियन स्पाइसेज जैसे कि वो एवरेस्ट है या एमडीएच है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ केमिकल मिले हुए हैं जिसका विरोध हो रहा है, जो इससे कैंसर होने के चांसेज है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। तो अभी वो देखेंगे कि उसको लेके फॉरेन में क्या हंगामा है, इंडिया में कैसे इसको लिया जा रहा है। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि केमिकल्स का क्या है। जीएस पेपर 2 में भी इसका यूज हो सकता है, क्योंकि इंडिया की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका फेल्योर है, तभी तो हम बाहर कंटेमिनेटेड भेज दे रहे हैं और इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको इम्पैक्ट आ रहा है। तो उसको देखते हैं कि इनमें कितनी इफेक्टिवनेस है। तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 दोनों में इसका काम आ सकता है और ये मेंस स्पेसिफिक होगा, क्योंकि मेंस के राइटिंग में इसका बहुत से फॉर्डर पॉइंट यूज हो सकते हैं। अप्रैल PMI सिंगल सेकेंड बेस्ट गेन इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी इकोनॉमी का स्टेटस है वो कैसा है। जो परचेजिंग मैनेजर्स हैं उनसे इंटरव्यू होता है, वो डिफरेंट एरिया में बताते हैं कि इतनी इस बार सप्लाई की डिलीवरी हुई है, इतना ऑर्डर आया है, उसको लेके हम बनाते हैं। इससे ये पता चलता है कि इकोनॉमी कैसे है। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक्स है PMI का, उसको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट पेज। जो फ्रंट पेज है वहां पे बात हो रही है प्रज्वल बुक्ड फॉर द रेप, लुकआउट सर्कुलर इश्यू हुआ है। तो ये रिलेटेड है कर्नाटका में। कर्नाटका के जो सांसद हैं MP फ्रॉम द हसन डिस्ट्रिक्ट, उनके खिलाफ रेप का केस आया है और उनको जो बुक हो, उनके खिलाफ जो अभी पुलिस FIR भी रजिस्टर्ड हो गई है, वो बिलोंग करते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवगौड़ा के फैमिली से, उनके ये ग्रैंड सन है। तो यहाँ पे कर्नाटका में काफी दिक्कत है, क्योंकि ये JDU सेक्युलर जो है, जनता दल सेक्युलर पार्टी से ये बिलोंग करते थे और JDU का इस समय गठबंधन है बीजेपी से। तो कांग्रेस इसको लेके अपना तगड़ा वाला अटैक स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल न्यूज है, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना ही जानिए। इंडिया प्रोटेस्ट चाइनीज रोड कंस्ट्रक्शन इन POK वैली। POK वैली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वैली की बात हो रही है। और कौन सा एरिया है? साक्सगाम। साक्सगाम पहले POK का पार्ट था। साक्सगाम वैली यहाँ पे है। आपको मैप में मैं थोड़ा सा इसको शो कर दूं, इट विल बी इजी फॉर यू। जस्ट जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके बगल में है सियाचिन, ये है सियाचिन के ऊपर ये साक्सगाम है। ये POK का पार्ट था। 1963 में पाकिस्तान खुश होकर चाइना को दे दिया। तो हो सकता है चाइना का डोमिनेंस था 1962 बाद में, खुश होकर शाबाशी में साक्सगाम को दे दिया। तो साक्सगाम का लोकेशन ये है। जो रेड ए लाइनिंग है, ये वाली एरिया को देखिएगा, ये वाली एरिया जहाँ पे मेरी पेन चल रही है, ये वाला एरिया जो है वो साक्सगाम वैली है। इसको याद रखिएगा। इसको चाइना को दे दिया पाकिस्तान ने। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान का कोई अधिकार ही नहीं है, पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाई किया, उसका क्या अधिकार है। जैसे मेरे पास 5 पेन है, एक पेन को किसी ने चोरी कर लिया और वो गिफ्ट में किसी और को दे रहा है, तो मैं कहूंगा ना, वो चोरी क्या, वो तो मेरा है, गिफ्ट देने से क्या फायदा। तो यही बात है, यहाँ पे आपने चोरी किया है, वो पार्ट तो इंडिया का है। इंडिया इज नॉट एग्री विद दिस। तो इसको लेके इंडिया ने अपना विरोध जताया है।
लॉ एंड ऑर्डर ए स्टेट सब्जेक्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑन द बंगाल सूट। बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में केस चल रहा है। उस केस को लेके ये है कि जो सेंट्रल एजेंसी के कुछ ऑफिसर हैं उन पे जो स्टेट एजेंसी के ऑफिसर हैं या एजेंसी है उन्होंने केस किया है, पकड़ा हुआ है। ये सेंटर स्टेट में जो लड़ाई चल रही है कि आपके ऑफिसर को हम पकड़ के ले जाएंगे और हमारे ऑफिसर को आप पकड़ के ले जाइए, ये एक तरीके से क्विड प्रो को का जो गेम चल रहा है उसको लेके केस था। सीबीआई ने केस किया था, फिर ईडी का भी केस था। ईडी का एक अभी तमिलनाडु का केस है कि ईडी के जो एक ऑफिसर है अंकित त्रिवेदी शायद नाम है, अंकित त्रिपाठी ओके, यहाँ पे है वेयर इज द नेम, अंकित त्रिपाठी ओके, अंकित तिवारी नाम है, यहाँ पे है मिस्टर तिवारी। अंकित तिवारी ईडी के ऑफिसर थे, उनको यहाँ पे है अंकित तिवारी, ईडी का ऑफिसर है, सेंट्रल गवर्नमेंट से है ये। फिर इनको तमिलनाडु की जो पुलिस एजेंसी है वो पकड़ के ले गई, कही कि आपने ब्राइब लिया है। फिर ईडी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। ईडी ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर ऑफिसर है उस पर स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि ऐसा बात थोड़ी है, अगर किसी भी स्टेट में डकैती होता है तो वो क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा कि स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट ही लेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का केस है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। आप देखिएगा कि जो हमारा शेड्यूल 7 है उसमें स्टेट सेंटर का अलग अलग एरिया बांट दिया गया कि आपको इस एरिया में काम करना है, इसको आपको इस एरिया में काम करना है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिफेंस के एरिया में काम करेगी, उसमें स्टेट नहीं छू सकती है। वैसे ही जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है या पुलिस है वो स्टेट का पावर है, स्टेट उस पर काम करेगा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं जा सकते, इंटरफेयर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये स्टेट लॉ एंड ऑर्डर इज द पार्ट ऑफ द स्टेट। वहां की जो शेड्यूल 7 में स्टेट लिस्ट में इसको दिया गया, 3 तरीके का लिस्ट है, वो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे। पहला है यूनियन लिस्ट जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव पावर है, फिर स्टेट लिस्ट है, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट है जहां पे दोनों का ही पावर है, और अगर कहीं पे टसल होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमिनेंस होगा, ऐसा है। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है तो ये स्टेट ही इन्वेस्टिगेट करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि केवल हम ही कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी थी वो कह रहे थे ये केवल हम ही कर सकते हैं। फिर इस पे जो विरोध करने का आया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि केस चलेगा ही नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है कि किस में कौन है। ये कह रहे हैं कि सीबीआई के खिलाफ एक केस है, सीबीआई इसमें पार्टिसिपेटरी है, सीबीआई तो स्टेट है नहीं, और आर्टिकल 131 के अंडर में ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। आर्टिकल 131 में या तो यूनियन और सेंटर के बीच में लड़ाई होगा, स्टेट और सेंटर के बीच में लड़ाई होगा, तो यही दो पार्टी हो सकती है। सीबीआई कोई स्टेट नहीं है, तो यहाँ पे स्टेट का डिफिनीशन इन्होंने कहा कि नहीं है, तो ये तो वैलिड ही नहीं है आर्टिकल 131 के थ्रू, तो ये आगे डिस्कस ही करने को तैयार नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। फ्रंट पेज पे ही नेक्स्ट न्यूज है जो कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट चल रहा है यूएस में। यूएस के जो यूनिवर्सिटी है, खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजल्स, यहाँ पे देखिएगा कि जो गाजा में जो युद्ध चल रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। इतने लोगों की जान गई है, ये मांग हो रही है, स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट रोक दी, अब वहां पे जो वार है उसको रोक दिया जाए। उस यहाँ की पुलिस जो है कंटिन्यूअसली अरेस्ट कर रही है, ये कंटिन्यूअसली न्यूज में है। नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे, नेक्स्ट न्यूज है रिमूविंग टॉक्सिक प्लांट विल इंश्योर फूड फॉर द वाइल्ड एनिमल, फाइंड द स्टडी। यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर आप एग्जॉटिक प्लांट जो है, एग्जॉटिक प्लांट क्या है कि उस एरिया का ओरिजिनल प्लांट नहीं है, वो बाहर से आया गया है। हर एरिया में एक तरीके का स्पेसिफिक प्लांट आता है, जैसे लीची है वो अपने एरिया में है, यूपी वाले एरिया में, हमारे जो गोरखपुर है या बिहार के एरिया में है। लेकिन अगर आप वही चले जाइए कहीं दूर एरिया में, मंगोलिया, रसा, या आप कनाडा चले जाइए, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई उसको ले जाके पौधा और ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन करके वहां पे बो दिया, धीरे धीरे लीची के इतने पेड़ हो गए कि वहां के पेड़ गायब हो गए। तो वहां का जो वेजिटेशन होगा, जो एनिमल होगा, वहां के थ्रेट हो जाता है। उसको कहा जाता है कि एग्जॉटिक, वहां का नहीं था। जैसे इंडिया के कई ऐसे हैं जो यहाँ पे आपको खूब देखने को मिलेंगे, लेकिन वो यहाँ के नहीं है। जैसे आपको लैंटाना हमेशा देखने को मिल जाता है यहाँ तहाँ, वो इंडिया का नहीं है। यूकेलिप्टस है, पानी भी बहुत ज्यादा लेता है,
ये इंडिया का ओरिजिनल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वेस्टर्न घाट में इनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसे कंडीशन में जो हाथी हैं वो ग्रास खाते हैं, ग्रास लैंड पत्ते पे डिपेंड होते हैं, वो इनके पत्ते नहीं खाते हैं। तो उनको बाहर आना पड़ रहा है, जंगल के बाहर, और इसीलिए एनिमल और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उससे डेथ हो रही है, लोगों की जान को खतरा हो रहा है, घर तोड़ दे रहे हैं, काफी ये इश्यू में था। ये स्टडी से ये पता चला कि ये जो बाहरी स्पीसीज हैं, बाहरी जो पेड़ पौधे हैं जो आके उग गए हैं और उन्होंने कैप्चर कर लिया है, उसके कारण ये जा रहे हैं, क्योंकि घास की संख्या कम हो गई, घास का जो एरिया था कम हो गया। ऐसा एग्जाम्पल आप एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक फ्लैट है, वहां दो लोग हैं, दो फैमिली है, एक फैमिली काफी हर इंडियन, दोनों फैमिली इंडियन फूड्स की मतलब चाहती है, ओके। अब एक फैमिली, एक फ्लैट जो है उसमें हम वेस्टर्न फूड जाके बर्गर पिज्जा ये सब भर दें, ओके। लेकिन उस आदमी जो उस फ्लैट में वो इंसान है, उसको एक दिन मन किया कि दाल चावल रोटी सब्जी खाना है। अब बगल वाले घर में खूब बना हुआ है, दाल चावल रोटी सब्जी पापड़ सब कुछ बना हुआ है, पकौड़ी सब कुछ बना हुआ है। अब उसको महक आ रही है, एक दिन महकेगा, दो दिन महकेगा, तीन महकेगा, एक दिन तो जाएगा ना वो। वही है, यहाँ के जो एलिफेंट है उनको यहाँ पे नहीं चाहिए, जो लैंटाना है या जो यूकेलिप्टिस है उसके पत्ते नहीं उनको पसंद है। जो पास वाले एरिया में वहां पे उनको जो नेचुरल है वो मिल जा रहा है, वो उस खेत में घुस जा रहे हैं, वहां के लोगों को फल फ्रूट खाने पहुंच जा रहे हैं, तो इसीलिए वहां पे अटैक हो रहा है। मतलब वो उस जंगल के बाहर जा रहे हैं। ये फ्लैट के बाद मैं क्यों जाऊंगा, क्योंकि मेरे वहां पे खाना उपलब्ध नहीं है, आपने ऐसा चीज ला के भर दिया जो मुझे लाइक नहीं, मैं लाइक नहीं करता हूँ, इसीलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। आप यही एक एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस न्यूज। जो नेक्स्ट न्यूज है वो हम यहाँ से देखते हैं। ये एक तरीके का पॉलिटिकल न्यूज है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि एक जो लोकल कैंडिडेट है वो यहाँ से कंटेस्ट कर रही हैं, और उनका मानना है कि जो हमारा इश्यू है वो मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं उठा पा रही, इसीलिए हमें लड़ना पड़ रहा है। तो ये बस एक एग्जाम्पल है, केस स्टडी है। महाराष्ट्र का केस है, वहां से जो ट्राइबल एरिया है वहां पे से उठ रही हैं। इनका मानना है कि मैं ट्राइबल जो मुद्दे हैं उस पर लड़ूंगी और प्रोग्रेस की बात पे लड़ूंगी, ओके। पॉक्सो एक्ट ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी इग्नोर्ड सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पॉक्सो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट इसको कहते हैं। और ये जो चिल्ड्रन के खिलाफ कोई भी अगर एक्सप्लॉयटेटिव सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये केस ही आता है। तो जब भी आपको कभी लिखना हो कि हमारे पास क्या लॉ है जो चिल्ड्रन को के एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाती है, तो इस एक्ट को आप याद रखिएगा। पॉक्सो है, पास्को नहीं है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पास्को एंड पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, एस और ओ बाद में, सेक्सुअल ऑफेंस बाद में, इसीलिए प्लीज इसको याद रखिएगा। ये हैंडी है, ये आप कभी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज जो है, लिक्विड नाइट्रोजन इन द फूड ड्रॉस तमिलनाडु इट अगेन। यहां पे देखिएगा कि लिक्विड नाइट्रोजन प्रीलिम से पूछ सकता है कि लिक्विड नाइट्रोजन का क्या यूज है। तो लिक्विड नाइट्रोजन का जो मेन यूज है वो है कि जो हम फूड पैकेजिंग करते हैं उसकी लाइफ बढ़ा देता है। जो हम 5 दिन बचा सकते थे वो 7 दिन तक वो अच्छा रहेगा, थोड़ा टेस्टी भी हो जाता है। ऐसे केस में जो आप लोग यूज करते हैं कॉफी, पोटैटो क्रिस्प्स, पीनट्स एंड द पीनट्स बटर, मिल्क प्रोडक्ट, चीज, ड्राइड पोटैटोज एंड अदर जो भी खाने का सामान होता है उसमें इसको ऐड किया जाता है, जिससे कि वो ज्यादा दिन तक सरवाइव कर सके, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि धीरे धीरे इसका यूज, क्योंकि ये खाने में भी अच्छा है, रेस्टोरेंट में खाने में डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। जैसे तिरुचि का एक केस आया कि डायरेक्टली फूड में डाल दिया। अब ऐसे केस में कैंसर बढ़ने के चांस ज्यादा हो सकते हैं, और ऐसे केस में इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्यों यूज है। क्योंकि फूड सेफ्टी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, वो इसको मना की हुई है। तो दिस इज फ्रॉम द दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज भी देखिएगा, ये भी इसी से रिलेटेड है कि जो हमारा अभी केस चल रहा है कि हमारे जो मसाले हैं, मसाले में कुछ चीजों की दिक्कतें आई। अच्छा, ये वाला ये केस नहीं, यहाँ पे है कि जुडिशरी सैडो ओवर द स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट। तो यहाँ पे ये टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है। टेलीकॉम में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट होता है जो हर कंपनी को फॉलो करना होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि जो चार्जर मोबाइल का होता है, सी पिन आप देखिएगा सब में होगा,
4G 5G जब बदलता रहता है तो सारे फोन में वो वाली फीचर्स आ जाते हैं, आप अलग से नहीं रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट कहते हैं कि पेटेंट है और इसको सब में रखना है। तो कहीं ना कहीं जो इसका इन्वेंशन किया उस कंपनी को फायदा हो जाता है, और ऐसे केस में इसको जो ये इसका जो डिसीजन होता है वो स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया जाता है, और ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। कहीं ना कहीं इसमें प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनी, और जो इसका खोज किया रहता है, इन्वेंशन किया रहता है, उस कंपनी को फायदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रख सकती है, वो अपने पेटेंट के जो लाइसेंसिंग का रूल है वो बदल सकती है, ज्यादा रॉयल्टीज मांग सकती है अगर उसको लगे कि ये वाली कंपनी हमसे आगे निकल रही है। तो ऐसे केस में देखिएगा कि जो इंडिया में है, इंडिया में तो हमने ज्यादा इन्वेंशन किया नहीं है, ज्यादा चीज खोजा नहीं है, जो हम बाद में ही अडॉप्ट करते हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी लाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया को फॉलो करना पड़ता है, और इंडिया में ऐसी केस में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हम देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड है इसके को लेके अब इंडिया में, फॉरेन में अगर ये मिसयूज करती हैं कंपनियां, जो स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट है अगर उसका मिसयूज करती हैं, तो कई देशों का एग्जाम्पल है वो उन पे पेनल्टी इंपोज करते हैं। जैसे एक क्वालकॉम एक कंपनी है जिसने मिसयूज किया था, एससीपी का ओनर थे ये, तो इसको लेके कई कंट्रियों ने इन पे इंपोज किया है पेनाल्टी। अब इंडिया के केस में क्या, इंडिया में जुडिशरी में जाके सलटना पड़ता है। आप देखिएगा कि ये जो ओनर कंपनी है जो एससीपी को ओन करती है वो पेटेंट होल्ड अप प्रॉब्लम कहते हैं। जब ये बदला लेने लगती है या जो कंपनी इनसे आगे निकलने लगती है और उस पर ज्यादा रॉयल्टीज और ज्यादा उस पर ये जो होता है लाइसेंसिंग फी इंपोज करने लगती है, तो इसको, इस डिफिनीशन को पेटेंट होल्ड अप प्रॉब्लम कहते हैं कि आपने पेटेंट को अनफेयर तरीके से अनरीजनेबल एंड डिस्क्रिमिनेटरी रेट में लिया है। इसी को कहते हैं कि फेयर, रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रेट। और इसको इंश्योर कौन करती है? जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, एसएसओ, स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इसको इंश्योर करती है। लेकिन वो जो कंपनी होती है जिन्होंने इन्वेंशन किया वही उसकी पार्ट होती है, तो कहीं ना कहीं इसको इंश्योर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में कंपनी, जो कंट्रीज हैं वो पेनाल्टी इंपोज करती हैं, और इस केस में इंडिया में जो सोल्यूशन है वो जुडिशियल है, जजेस और जो जुडिशली कोर्ट में है उसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा कि ये जो केस है कहीं ना कहीं ये कंपटीशन को भी थ्रेट करती है। जो कंपटीशन आपने ऑलरेडी इन्वेंशन कर दिया, दूसरी कंपनी मानी इन्वेंशन नहीं की, लेकिन वो कंपनी प्रोडक्ट बनाना चाहती है, तो सारा डोमिनेशन तो एक कंपनी का होगा जिन्होंने उसको इन्वेंट किया है। तो कहीं ना कहीं हम इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो जुडिशरी है वो पेटेंट को पेटेंट के रूप में देखती है, वो कंपटीशन, एंटी कंपटीशन के रूप में नहीं देखती। इससे कई केस है, एक केस है इरेक्शन, और जो इंडियन कंपनी है माइक्रोवेव को लेके केस आया था। उस केस में यहाँ पे एक्सटॉर्शन, एक बहुत ज्यादा ही लॉयल्टी का डिमांड हुआ था, उसको लेके कोर्ट में गया था माइक्रोमैक्स। पहले जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने फेवर में दिया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, बाद में हमने देखा कि इलेक्शन के फेवर में आ गया था। लेकिन दिक्कत ये है कि जो इनका वर्डिक्ट आया, जो डिसीजन आया हाई कोर्ट का, वो 7 इयर्स के बाद आया। अगेन जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अब सुप्रीम कोर्ट में गई है, 1 साल का हो गया, लेकिन अभी तक कुछ भी उस पर डिसीजन नहीं आया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जुडिशियल जो है, जुडिशरी दो तरीके के चीजों को फेस कर रही है। एक तो है कि डीले फेस कर रही है, और दूसरी चीज जुडिशरी जो फेस कर रही है वो है कि एक्टिविज्म, जरूरत से ज्यादा एक्टिव वो अपना रोल दिखाने लग रही है जहां पे उसका रोल नहीं है, पॉलिसी मेकिंग नहीं है। डीले का केस तो आपने देख लिया कि 7 साल में आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है। अभी एक और केस है जहां पे एक्टिविज्म की बात आ रही है, वो केस है इरेक्शन एंड लावा इंटरनेशनल के बीच में एक केस आया। उसमें जो जुडिशरी है उसने, लावा इंटरनेशनल ने बोला कि ठीक है आपने वायलेट किया, जब तक ये केस चलेगा तब तक आप कुछ पैसे डिपॉजिट कीजिए। अब क्यों वो पैसे डिपॉजिट करें? मानिए मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, मेरा 50 करोड़ का कंपनी, अब मेरा केस गया, वो कहें केस तो चला, अब सही है आप गलत है, ये अभी तो केस जब फाइनल होगा तब आएगा ना मैं सही हूँ या गलत हूँ। अब जो कोर्ट है वो बोले कि देखिए केस जब तक चलेगा तब तक आप 40 करोड़ जमा कर दीजिए। अब 50 करोड़ का मैं बिजनेस चला रहा हूँ, 40 करोड़ उसमें से जमा कर दूं, 50 करोड़ मैंने मांग के लाए होंगे ना, उसमें मैं इंटरेस्ट भी दे रहा हूँ, बिजनेस नहीं करूंगा, फायदे नहीं होंगे, तो मैं कैसे उसको वापस करूंगा?
यहाँ पे देखिएगा जो डिपॉजिट है वो जो कोर्ट मांग रही है उसको कहा जा रहा है कि एक्टिविज्म है, वो कहीं ना कहीं जो इंडियन मैन्युफैक्चर है उसको थ्रेटन कर दे रही है, जो उसका ग्रोथ है उसको स्टैग्नेट नीचे दबा दे रही है। इसको लेके है कि ये राइटर बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन मैन्युफैक्चर के ये खिलाफ में है। अब जुडिशरी जो कह रहे हैं, जुडिशरी कह रही है कि ये तो हमारी इनहेरेंट पावर टू डू जस्टिस है, हम जस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उतने दिन अगर उसको कुछ घाटा हुआ, जो कंपनी असली में कह रही है कि हाँ उसका पेटेंट वायलेट हुआ है, तब हम क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि आप उसका जो वर्किंग कैपिटल है, जो इंडियन कंपनी है उसका वर्किंग कैपिटल खा जा रहा है। दोनों आप मिडिल पाथ लीजिए ना, कि दोनों को घाटा ना हो। ऐसे में राइटर बोल रहे हैं कि जो हम देखते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है उसको पॉलिसी लानी चाहिए, उसको कुछ रूल रेगुलेशन लेके आना चाहिए ताकि ये सब केसेस ना हो। और ऐसे में हमारी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडियन मैन्युफैक्चरर के तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये जॉब क्रिएट करते हैं। जो बाहर की कंपनियां हैं जिनके पास ये स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट है, वो जनरली क्या करते हैं, वो उनको पैसा मिलता है विदाउट जॉब क्रिएट किए। उन्होंने इन्वेंशन किया अपने ही कंट्री में किया, जो जॉब क्रिएट कर रहे हैं अपनी कंपनी में कर रहे हैं, अपने ही देश में कर रहे हैं। इंडिया में जो इंडियन कंपनी है वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए पार्लियामेंट को पॉलिसी एंड लॉ बनानी चाहिए। और यूरोपियन पार्लियामेंट ने ऑलरेडी ऐसा लॉ फ्रेम किया, हमको उससे सीख लेनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये इस न्यूज एनालिसिस से हमें क्लियर होगा। नेक्स्ट न्यूज है रिकॉग्नाइजिंग दिस लीव एज ए वुमेन्स राइट। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है कि मेंस्ट्रुअल लीव ऑफ वीमेन की बात हो रही है, कि जो वीमेन्स का एक ये नेचुरल फिनोमेना है जिससे उनको दिक्कत होती है और उनके काम करने की क्षमता जो होती है वो कुछ दिनों के लिए रुक जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो 3 तरीके का इन्होंने वो फेज को डिफाइन किया है वीमेन का। एक है मेनार्क जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है 10 साल से 15 साल के बीच में। फिर मेनोपॉज, ये एज होता है 45 से 55 के बीच में जब मेंस्ट्रुएशन जा रहा होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है 15 साल से 45 साल। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि इसको लेके जो पेन है उसको लेके हम कुछ दिन का पेड लीव कर सकते हैं, जैसे 3 डेज का पेड लीव की बात हो रही है। ओके, और ऑलरेडी हमने देखा है कि कंटिन्यूअसली इस पे बिल आया है, प्राइवेट मेंबर बिल आया है। यहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिल हमने लगातार देखा, 2017 में आया था, 2018 में, 2021 में, 2022 में कंटिन्यूअस आया है। अब ये अब बात होगी कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। 2 तरीके का बिल होता है, लॉ बनाने के पहले बिल आता है, बिल के बाद लॉ बन जाता है। अगर ये पास हो जाता है दोनों हाउस पार्लियामेंट के जो है और बाद में सिग्नेचर होता है प्रेसिडेंट का, आप पॉलिटी में पढ़ेंगे। बस आप जानिए कि प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है वो कोई भी बिल होगा जो मिनिस्टर नहीं लाएगा, मिनिस्टर को छोड़ के। जैसे एक तरीका से देखिए कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट मानिए 443 543 मेंबर है पार्लियामेंट में, लोकसभा की बात करता हूँ, लोकसभा में 543 हैं। अब इसमें बीजेपी के कितने लोग हो सकते हैं, 300 मान लेता हूँ, सिंपल एज्यूम करता हूँ 300 है मेंबर। अब इसमें जो है 55 ही मिनिस्टर बनेंगे। अब बीजेपी से भी जो 245 हैं वो तो नॉर्मल एमपी ही है। तो इस 55 को छोड़ के ये 545 में से 55 घटा दीजिए, जो मिनिस्टर्स हैं इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है, जो इंक्लूड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, सब होंगे, ये हो गए। अब देखिएगा कि जो 55 नहीं तो आप 70 भी मान सकते हैं, 15% के आसपास होना चाहिए, 15% ही मैक्सिमम हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो बाकी बच्चे हैं वो सब के सब या वो बीजेपी के भी मेंबर हो सकते हैं और वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 70 से आउट ऑफ 70 हैं, 70 हैं, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल ही माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि किस किस चीज़ की बात हो रही है कि जो स्टूडेंट 18 साल के ऊपर हैं उनको भी क्लास न जाने के लिए सहूलियत दी जा सकती है। 30 मिनट्स का रेस्ट दिया जा सकता है जो लोग अगर छुट्टी नहीं दे रहे हैं। एंड राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट फैसिलिटी एंड इक्विटी फॉर ऑल वुमेन, कि जो इनके हाइजीन को लेके उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, कंपनी उसकी व्यवस्था करे। तो ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली कई बिल आए हैं लेकिन पास नहीं हो पाया है। और सिर्फ बिल ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सैलेंट मनी त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पॉलिसी मैटर है, इस पे एग्जीक्यूटिव का डिसीजन लेना है, हम इस पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि लॉ पहले से होती तो हम डिसाइड करते हैं कि सही है कि नहीं सही है। जुडिशियरी का काम है कि लॉ को देखना, ये नहीं कि हम नया नया लॉ बनाए।
एक तरीके से लॉ बनाना एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट का काम है, एग्जीक्यूटिव का तो इम्प्लीमेंट करना है, कहीं ना कहीं एक तरीके से ये पार्लियामेंट करेगी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम इस केस को नहीं लेंगे, लेकिन इस केस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप शैलेंद्र मणि त्रिपाठी केस लिखेंगे तो आपका जो आंसर होगा ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। क्या मेंस्ट्रुअल लीव पहले कभी हिस्ट्री में हुआ है इंडिया में, किसी स्टेट ने मेंस्ट्रुअल लीव की बात की है? तो यस की है। केरला में 1912 में ही ये बात हुई थी, पीरियड लीव की बात हुई थी 1912 में, इंप्लीमेंट भी किया गया था। और बिहार में भी 1992 में 92 में 2 डेज के मेंस्ट्रुअल लीव की बात हुई है, अलाउ भी किया है। अब इसको लेके हम कह सकते हैं कि और भी स्टेट्स इनिशिएटिव ले सकते हैं। फिर बात हो रही है कि इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी ऐसे मेंस्ट्रुअल लीव है, जापान ने दे रखा है 1947 से, इंडोनेशिया ने 1948 से, साउथ कोरिया ने भी पहले से ही दे रखा है। और हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब के सब कह रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल लीव होना चाहिए और दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो मेंस्ट्रुअल लीव के नाम पे वर्ल्ड हेल्थ हाइजीन डे 2014 से वो WHO डिक्लेयर किया है। और इंडिया का केस देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो 2020 में लाई थी, जिसमें लेबर कोड आए थे, लेबर कोड में सबसे इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी था, जिसमें मेंस्ट्रुअल लीव की बात हो सकती थी, उसमें बात नहीं हुई है, इन्होंने छोड़ दिया है। ओके, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अभी हम देखें कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, या भारतीय जनता पार्टी हो या इनकी मैनिफेस्टो देख लें या कांग्रेस की मैनिफेस्टो देख लें, इन दोनों लोगों ने, इन्होंने न्याय पत्र लाया था और कांग्रेस ने न्याय पत्र की बात की है, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोला है? ओके, यहाँ पे नहीं दिया, इन्होंने कुछ लिया है कि यस आई फॉरगेट द नेम। ओके, तो यहाँ पे है कि न्याय पत्र में भी बात नहीं हुई है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र शायद उनका है कुछ। ओके, तो इनके भी मैनिफेस्टो में नहीं है मेंस्ट्रुएशन की बात, लेकिन यह है कि कांग्रेस ने बात किया कि ऑल एम्प्लॉयज शैल मैंडेटरी ग्रांट द पेड मैटरनिटी लीव फॉर देयर एम्प्लॉय। तो इन्होंने मैटरनिटी लीव की थोड़ी बहुत बात की है कि सबको हम प्रोवाइड कर देंगे। इंटरनेशनल स्टेज पे हम सीख सकते हैं, स्विगी एंड जोमेटो है ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल लीव देना स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, सो दिस इज गुड इंडिकेशन। अब यही है कि गवर्नमेंट कैसे भी, या जो हमारी पार्लियामेंट है, पॉलिसी सोल्यूशन लाके ही जेंडर इक्वालिटी की बात कर सकती है और एक नया सोशल चेंज ला सकते हैं। एक चीज को ध्यान देखिएगा कि आपने सिर्फ पॉजिटिव की बात की है, निगेटिव की भी बात कीजिएगा। इससे निगेटिव क्या हो सकता है? वीमेंस को ही हो सकता है, जैसे कि मैटरनिटी एक्ट में भी कह सकते हैं। देखिए, ये प्रोग्रेसिव लॉ है, ये जो बात हो रही है सब कुछ बहुत अच्छा है, होना चाहिए मेंस्ट्रुअल लीव, और ये बहुत जरूरी है। जो पेन है दैट इज द अनबियरेबल, और उसके केस में आप एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन दिक्कत यह है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और यहाँ पे अभी उतना एथिकल हम लोग नहीं पहुंचे। तो ऐसे केस में अगर आप मेंस्ट्रुअल लीव देना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो कंपनी है, जो फैक्ट्रीज है, वो वुमेन्स को जॉब हायर नहीं करेगी, जॉब के लिए नहीं प्रीफर करेगी, कहेगी कि इनको 3 दिन का बर्डन फ्री में छुट्टी देना पड़ेगा। किसी पुरुष को करते हैं, वो 3 दिन काम करेगा, तो इससे हमें बेनिफिट होगा। वो इतना हम लोग आजकल उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे सोशल जस्टिस की बात करें, अभी भी हम बेनिफिट की ही बात कर रहे हैं। वो कंपनी 100 करोड़ भी कमा रही है, लेकिन उसको 3 दिन की छुट्टी में देने में तकलीफ होने लगती है। और ऐसा हमने देखा है। जो मैटरनिटी बेनिफिट लीव सबसे इंट्रोड्यूस हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो नई, जो अभी न्यू मैरिड वीमेन है या यंग वीमेन है, उनको हायर करने से कतरा रही हैं, वो पुरुषों को ही हायर करना चाहती हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिएगा कि गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ी सी कंपनीज को, जो प्राइवेट कंपनीज है, उसको थोड़ा बहुत सब्सिडीज देना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, मनरेगा हुआ या इनका जो एम्प्लॉयमेंट है, उसमें इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसमें ये लॉ को ज्यादा हम पॉलिसी को लाना चाहिए। धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में भी ये पहुंचेगा, इम्पोज नहीं करना चाहिए। ये सारा कुछ है इस न्यूज एनालिसिस में। फिर हम देखते हैं कि एडिटोरियल पे ही एक न्यूज है जो बात करता है कि जीएसटी का जो रिवेन्यू है काफी हाई इस बार हमने अप्रैल में इकट्ठा किया है, 2 लाख को क्रॉस कर गया, जो मंथली बेसिस पे 1.87 के आसपास था। ये हमारा टारगेट एरिया था, इससे ही हम खुश थे। लेकिन अब 2 लाख, लेकिन ये कंटिन्यूस रहे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ा मॉडरेशन आता है। अप्रैल में लास्ट ईयर भी काफी हाई था, लेकिन इस बार उससे भी हाई है। तो कहीं ना कहीं अब हमें क्या सोचना चाहिए? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये हमारा रोबस्ट जो इकोनॉमी है उसको शो करता है।
लेकिन अब रोबस्ट इकोनॉमी शो करता है, तो अब क्या करना चाहिए? अब ये करना चाहिए कि जो डिफरेंट रेट्स है जीएसटी में, उसको रिफॉर्म करना चाहिए। जैसे 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% का स्लैब है, बहुत कंफ्यूजिंग है, किस पे 12% लगेगा, किस पे 5% लगेगा। इसको कम करना चाहिए, या तो आप एलिमिनेट करके सिंगल कर दीजिए, या 2 पे लाइए, या 3 पे मैक्सिमम लाइए। ओके, जो सेस हैं, सरचार्जेज हैं, वो बंद करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका नॉर्मली जो इकट्ठा है रिवेन्यू काफी ज्यादा है, और जो सेंटर का जीएसटी है उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे सेंटर स्टेट जीएसटी है, इंटर स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी, ये 3 पार्ट है। इंपोर्ट जीएसटी जो होता है वो इंटर स्टेट जीएसटी में ही जोड़ लिया जाता है। तो आप देखिएगा कि इंटर स्टेट जीएसटी को बाद में डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ये सब बेसिक चीजें आपको याद रखना चाहिए, और मेन रिफॉर्म पे बात करना चाहिए जो गवर्नमेंट को चाहिए। नेक्स्ट, ये एडिटोरियल अगेन पोलराइजेशन ऑफ वेस्ट इन द वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे अगेन यही बात हो रही है कि पोलराइजेशन हो गया, इसमें 2 पार्टी को फायदा हो रहा है। जो पहली पार्टी बीजेपी है, जिसका कंटिन्यूअसली वोट शेयर एंड सीट बढ़ा है, और कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेके कहीं ना कहीं एक तरीके से एक पोलरिटी बना रही है। दूसरी पोलरिटी जो बना रही है वो टीएमसी बना रही है, तृणमूल कांग्रेस है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब 2 पोलरिटी यहाँ पे बन गए, तो जो भी अट्रैक्शन होगा इन्हीं 2 के तरफ आएगा। जो बीच वाली बात कर रहे हैं वो उनके तरफ उतना नहीं अट्रैक्शन होगा। ये जो कांग्रेस एंड लेफ्ट पार्टीज हैं उनको सबसे ज्यादा घाटा हो रहा है इस पोलराइजेशन से, क्योंकि अब 2 पोलरिटी भी बन गई, तो एक जो अगेंस्ट वाले हैं एक पोलर पे जाएंगे, दूसरे वाले दूसरे पोल पे जाएंगे, और जो बात कर रहा है नहीं हमें ज्यादा एक्सट्रीम स्टैंड पे नहीं जाना चाहिए, उनका कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि ये पोलरिटी में चीजें एक्सट्रीम हो जाती हैं। नेक्स्ट न्यूज है, डज पीएम जेएवाई नीड ए डिजाइन चेंज। यहाँ पे किसकी बात हो रही? प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना एक स्कीम है जो इंश्योर करती है कि अगर किसी भी गरीब आदमी को, गरीब फैमिली है, उसमें किसी को बीमारी होती है और उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और उसका जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर में हॉस्पिटलाइजेशन होता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर का हॉस्पिटलाइजेशन होता है, ऐसे केस में एक फैमिली के पूरे किसी भी मेंबर पे 5 लाख रुपए, पूरी फैमिली को लेके है, एक फैमिली है, एक इंसान को लेके नहीं है, एक फैमिली में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए गवर्नमेंट कैश फ्री तरीके से इलाज करवाएगी, इंश्योर करेगी कि आप हॉस्पिटल में जाइए, और वो हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होना चाहिए। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल का मतलब वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ऐसा नहीं है कि किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाएंगे। इम्पैनल्ड जो हॉस्पिटल है अभी 30,000 के आसपास हैं। तो ऐसे में 40% पॉपुलेशन को कवर किया गया, नियर अबाउट 12 करोड़ फैमिली को कवरेज मिल रहा है। अभी तक हमने देखा कि इसका फायदा 6.5 करोड़ जो फैमिली है उसको हुआ है। ओके, अब हम देख रहे हैं कि some are reported turning away from the taking a fewer PMJY पेटेंट। हमने देखा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इम्पैनल्ड भी हैं, वो अब जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर में पेटेंट आते थे उनको मना कर रहे हैं, कतरा रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने से। पहली चीज क्या है, क्यों कतरा रहे हैं? पहली चीज की जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन पे काफी प्रेशर है। ऑलरेडी आप देखिएगा कि ओवरऑल प्रेशर है वो हॉस्पिटल्स पे ज्यादा है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, क्योंकि जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं वो हम नहीं बढ़ा रहे। हम कह रहे हैं फ्री में आपको दे देंगे, लेकिन हॉस्पिटल आप ढूंढ के लाइए, इम्पैनल्ड होना चाहिए। तो वही बात हो गई कि जैसे आप कहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर मर्सिडीज की दुकान हो, मर्सिडीज की एजेंसी हो, तो हम सबको मर्सिडीज दे देंगे, लेकिन दिक्कत है कि उस डिस्ट्रिक्ट में मर्सिडीज है ही नहीं। तो इस स्कीम का फायदा क्या होगा? जब हम फ्री में मर्सिडीज की बात कर रहे हैं, वो अगर एजेंसी है ही नहीं, अगर हॉस्पिटल आपके आसपास है ही नहीं, और हॉस्पिटल अगर कहीं पे भी आ रहा है, दूर जाके करना पड़ा है, आपका ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हो रहा है, और उस हॉस्पिटल में आपको जगह मिलना, नंबर मिलना काफी मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे इंश्योरेंस स्कीम का उतना फायदा नहीं है जितना हम सोच रहे थे होगा। तो ये बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो नंबर ऑफ पेशेंट है वो कम ले रहे हैं, क्योंकि उन पे प्रेशर ज्यादा है, वो ज्यादा इससे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट उनका पेमेंट टाइम पे नहीं कर रही है, उससे प्राइवेट सेक्टर को दिक्कत है।
दूसरी बात है कि उनका जो मैक्सिमम प्राइस जो ले सकते हैं वो भी फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, प्राइस फिक्स करना जरूरी है क्योंकि ये काफी एक्सप्लॉइट भी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे अनरीजनेबल हो जाता है। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ओके, 39% have inactive since the impanelment and 50% have been active last 6 months। ऐसा देखा गया है जो प्राइवेट प्लेयर का इस समय हाल है यहाँ पे कि वो इनएक्टिव हो गए हैं। अब इंडिया में देखिएगा जो आउट ऑफ एक्सपेंडिचर है, पॉकेट से जो खर्चा हो रहा है वो नियर अबाउट 47 to 50% लोगों का खर्चा हो जाता है पॉकेट से। 100 रुपए आप कमा रहे हैं, 100 रुपए में आप 47 से 50 रुपए हॉस्पिटल दवाई पे खर्चा कर रहे हैं। ऐसे केस में पॉवर्टी साइकिल बहुत कॉमन है, इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे अगेन एग्जांपल में ये बोल रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि हम 5 लाख इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल भी तो बनवाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर नहीं जाएगी। उन्होंने एग्जांपल दिया कि बस्तर की बात ले लें, कोई एकदम अंडर डेवलप्ड एरिया है जहाँ पे मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, ट्राइबल पीपल है वो नहीं पे कर सकते हैं प्राइवेट में। दिल्ली में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत मिल जाएगा, लेकिन आप बस्तर में जाके देखिए नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। प्राइवेट प्लेयर को जब तक फायदा नहीं होगा वो क्यों जाके ओपन करेगा। ऐसे केस में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जाके वहां पे हॉस्पिटल बनवाए, तभी सोल्यूशन होगा। इंडिया का जो रैंक है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में 67 है 189 में, तो आप इसको याद रखिएगा। और ऐसे केस में कुछ ही स्टेट है जहाँ पे हम देखते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन या जो भी है वो अच्छा खासा है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हुआ, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। यहाँ पे ठीक है फिर भी हॉस्पिटल की संख्या, लेकिन और सब स्टेट में वो काफी दिक्कत हो रही है। ओके, यहाँ पे जो पेड है पेमेंट है वो स्टेट जो डिले कर रही है उसको लेके यहाँ पे। अब देखिएगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात हो रही है, बहुत से कंट्रीज ने इसको कवर किया, इंडिया को भी एम बनाना चाहिए और उसके लिए हमें हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। ये यहाँ पे राइटर ने बोला है कि दिस इज ऑल अबाउट, ये है इस न्यूज से आपको इवेल्युएट करने को अगर पूछ दे प्रधानमंत्री जन आरोग्य तो आप इस बेसिस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है, वाई आर इंडियन स्पाइसेस फेसिंग द हीट। यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया की जो स्पाइसेज हैं, खासकर जो 2 कंपनियां हैं MDH एंड एवरेस्ट, वहां पे काफी इनकी जो प्रोडक्ट है इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सिर्फ देश में नहीं विदेशों में ही हो रहा है। 5 कंट्रीज में इनका बहुत इंटेंस रोक लगाने के कागार पे, सिंगापुर, हांगकांग, US। तो बहुत सी कंपनियां और कंट्रीज हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि इनका जो मसाला है उसमें एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, इसको कहते हैं एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड ये पेस्टिसाइड टाइप का चीज है, इससे इसका यूज मैक्सिमम होता था फॉर द इसका स्टेरलाइजेशन के लिए होता था। कहीं पे तो लिखा है स्टेरलाइजेशन इज द मेन थिंग, ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर स्टेरलाइजिंग द मेडिकल डिवाइसेज। अगर जर्म्स आ गए किसी मेडिकल डिवाइस में तो वो लगा के उन जर्म्स को मार दिया जाता था। अब इसका थोड़ा बहुत यूज प्रिजर्वेशन में किया जाने लगा कि फूड प्रोडक्ट है उनकी लाइफ थोड़ी बढ़ा दी जाएगी। तो ऐसे केस में ये जो कंपनियां हैं MDH एंड एवरेस्ट, इन्होंने ज्यादा मिला दिया क्योंकि उससे टेस्ट भी बढ़ जाता था। अब टेस्ट बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने सही से क्वांटिटी अधिक कर दिया और इसका ये इम्पैक्ट है कि इससे कैंसर हो जाता है। तो ऐसे केस में बहुत से जो कंट्रीज हैं उनमें टेस्ट किया गया और पाया गया कि ये सब अलाउड नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये सही नहीं है हेल्थ के लिए। अब ये कंपनियां क्या कह रही हैं, ये कह रही हैं कि ये सब आरओ बेसलेस है, अनसब्सटेंशिएटेड है, हमारा जो है उसमें थोड़ा भी एथिलीन ऑक्साइड नहीं है, ये गलत बोला जा रहा है। अब ऐसा ही केस पहले भी आया है। एक केस और है एथिलीन ग्लाइकोल, जो हमारा कफ सिरप होता है, इंडिया से बने बहुत से कफ सिरप से फॉरेन कंट्रीज में, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज में देखिएगा 300 लोग बच्चों का डेथ हुआ था, कैमरून में, गाम्बिया, इंडोनेशिया, और यहाँ पे इन्होंने बैन कर दिया था। अगेन इसके कारण जो एथिलीन ग्लाइकोल है इससे कैंसर एंड अदर सच डिजीज है वो बहुत सारे हो रहे थे। अब इंडिया में देखिएगा कि इंडिया के बहुत से प्रोडक्ट को रोक के बहुत से रिजेक्ट काफी हुआ है। सबसे ज्यादा रिजेक्ट रामदेव फूड प्रोडक्ट हुआ है। अब रामदेव ये कौन से फूड प्रोडक्ट है आई डोंट नो, एंड ही 2023 में 30 इनका रिजेक्शन हुआ है। MDH का पहले ही रिजेक्शन हो रहा था। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो रिजेक्शन है उसका इन्होंने डेटा दे के रखा है। तो आप देखिएगा कि
इतना कुछ हो रहा है कि मिस ब्रांडिंग, एडल्ट्रेशन, आर्टिफिशियल कलरिंग एंड इनकरेक्ट लेबलिंग जो कंटिन्यू हो रहा है, तो इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इंडिया में रेगुलेशन कर रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? फॉरेन में जाके क्यों हो रहा है और फॉरेन से ही शिकायत क्यों आ रही है? अब ये ऑलरेडी स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है, अब उनको करना चाहिए था। या फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो फसाई एक्ट 2006 के अंदर में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि फूड का जो कितनी क्वांटिटी सेफ है, कितनी नहीं सेफ है। उनसे कैसे बच गया? क्योंकि उनके पास लैब ही नहीं है। जो लैब हमें चाहिए इनको टेस्ट करने के लिए, वो लैब कहीं कहीं पे है, कॉन्सेंट्रेटेड है किसी किसी पार्ट में, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ऐसे केस में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो जितना चेकिंग करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही है। अब इसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि हमारे जो एक्सपोर्ट का डिमांड है वो कम हो जाएगा। अभी देखिएगा कि नियरली 700 मिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट अभी इसको खतरे में है, जो स्पाइस से ही रिलेटेड है। अभी देखिएगा कि अभी यूरोपियन यूनियन ने भी अब स्टार्ट कर दिया इसके लिए, तो हमारा जो 2.7 बिलियन का थ्रेट हो जाएगा, 58.8% ऑफ द इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है वो घट जाएगा। तो ऐसे में हमें चाहिए कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो थोड़ा एक्टिव होके काम करे। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस न्यूज, आपको ये क्लियर होना चाहिए। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बोला है कि अप्रैल पीएमआई signals second best gain into the manufacturing sector in 42 month। ओके, तो यहाँ पे भी देखिएगा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो घट गया है थोड़ा सा, लेकिन घटने के बाद भी सबसे ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स से क्या पता चलता है? ये एक तरीके का इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में बताता है कि किसी कंट्री का इकोनॉमी कैसा है। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। उसको इसके में क्या क्या आपको इंडिकेटर्स हैं जो हम इसमें करते हैं, ये हम हेल्थ ऑफ द कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बताता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सही चल रहा है कि नहीं। अब इसको करने के लिए परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं, उनसे इंटरव्यू किया जाता है और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपको न्यू ऑर्डर कितने मिले हैं, प्रोडक्शन लेवल आपका क्या है, एम्प्लॉयमेंट घटा है कि बढ़ा है, ये सब बताएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सही हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट घट गया तो यही शो करेगा ना कि डिमांड कम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का जो डिमांड है कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हम एम्प्लॉयर जो जितने भी वर्कर्स हैं उनको निकाल रहे हैं, सप्लाई डिलीवरी कम हो जाए, इन्वेंटरीज खत्म ही ना हो, पहले से ही जितने सामान है भरे रह जाए। इन्वेंटरी जो होता है ना, जो आपकी दुकान में, अगर कोई दुकान होता है वहां पे 1 महीने बाद देखा जाता है कितना सामान है, फिर 1 महीने बाद देखा जाता है कितना कम हुआ, जो बचा वो इन्वेंटरीज हो जाता है। अगर इन्वेंटरीज कंटिन्यूअसली ज्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखिएगा कि पीएमआई के इंडिकेटर्स हैं, 50 से अगर ज्यादा हो तो दिखाएगा कि हम मार्केट फैल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा जा रहा है, 50 से कम है तो जो मैन्युफैक्चरिंग है कम हो रहा है, इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, और 50 पे तो स्टैग्नेटेड है। तो कहीं ना कहीं हमें हमेशा 50 से ज्यादा होता है वही बेहतर होता है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज जो हम लेंगे, मोर मनी इज गोइंग टू अफ्रीकन क्लाइमेट स्टार्टअप बट इट इज नॉट इनफ। तो हमने देखा है कि जो अफ्रीकन स्टार्टअप टेक कंपनीज हैं उनमें जो कलेक्शन हो रहा है, फंडिंग हो रही है, वो इंक्रीज हुई है, अभी पहले से बेहतर है, लेकिन जो उनका डिमांड है उसको नहीं अचीव कर पा रहे हैं। जो डिमांड है 277 बिलियन का है वो ये अचीव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं? क्योंकि इनका जो करंट मार्केट इनस्टेबिलिटी है और इससे जो इन्वेस्टर है उनका एपेटाइट कम हो जाता है। तो ये आप जानिएगा कि अफ्रीकन कंट्रीज में काफी डिफरेंस है जो उनकी नीड है, और ये बात हो रही है स्टार्टअप टेक कंपनीज में। पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा टू कॉस्ट $40 बिलियन, तो ये इम्पैक्ट है। अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। पहली बात हो रही है कि वो बनाना ही मुश्किल है। एक चीज और याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है, दिल्ली बॉर्न कैंडिडेट गुलाटी इन फ्रे इनटू द लंदन मेयर, लंदन के मेयर का इलेक्शन हो जाता है। एक जो सादिक खान है वो पाकिस्तान बॉर्न है और ये वहां से रिलेट करते हैं। मिस्टर गुलाटी जो है इंडियन बॉर्न है, इंडिया से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड द स्ट्रेटेजिक एडवाइजर है। ओके, सो दिल्ली बॉर्न है ये। ओके, सो ये चीज है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स। So this is all about from the today's news. We will complete our session here. Let's solve some of the question. तो फ्यूरियस 5 जो हमारा सेशन है उसमें आज के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं
उनसे रिलेटेड हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनाते हैं जो कि स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में आने के चांसेस होते हैं। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। Ethylene dioxide (ETO) is primarily used in which of the following sector? Construction and infrastructure, B healthcare and medical device, C textile manufacturing, D information technology and software development। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो यूज है, अभी हमने पढ़ा कि मेडिकल केयर एंड मेडिकल डिवाइस में होता है। हमने देखा कि ये किस लिए हो रहा था, स्टेरलाइजिंग जो मेडिकल डिवाइस है, अगर जर्म्स है उनको मारने के लिए ये यूज होते हैं। हमने इसका फूड में देखा था, फूड में यूज हुआ है और इसका काफ़ी इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो अभी खतरे में है, तो प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये पेन नहीं चल रहा है, एक बार और मैं देखता हूँ चला के। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट exemplifies the patent hold up problem? A company refuses to license its patented technology to competitors under any circumstances. B, a company demands exorbitant royalties from other companies seeking to use its standard essential patent. C, a company sues another company for patent infringement and even when the infringement claims is weak. D, a company develops a new product that significantly improve upon a previously patented invention। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमने देखा कि यहाँ पे exorbitant royalties की बात हो रही थी कि ऑलरेडी उन्होंने इन्वेंट किया है, रॉयल्टीज एंड लाइसेंस दे के रखे हैं। अब इनको लगेगा कि ये कंपनी मुझसे आगे बढ़ रही है तो उनका लॉयल्टी बढ़ा दीजिए, उनको थोड़ा सा रोक दीजिए उनके ग्रोथ को। Which of the following is not eligible for patent protection in India under Patent Act? A new pharmaceutical compound, a genetically modified seed variety, a software algorithm, a mathematical discovery। तो यहाँ पे देखिएगा जो फंडामेंटल फार्मूलाज होते हैं वो पेटेंट नहीं हो सकता है इंडियन पेटेंट एक्ट के द्वारा। तो ये मैथमेटिकल डिस्कवरी जो होता है वो फंडामेंटल फार्मूला होता है। द ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट इन इंडिया इज जनरली 10 years, 15 years, 20 years एंड इंडिफिनिटली। तो यहाँ पे देखिएगा ये 20 years है। जो पेटेंट एक्ट हमारा प्रोवाइड करता है कि 20 years तक आप जितना भी रॉयल्टीज, जितना भी लाइसेंसिंग कर सके, उसके बाद वो मार्केट में विदाउट लाइसेंसिंग दे दिया जाएगा कि ताकि लोगों का थोड़ा भला हो जाए। Which of the following statement is true about the Purchasing Manager Index (PMI)? It is a leading economic indicator. It provides retrospective insight into the economic activity. It is primarily used for the tracking inflation. It has no correlation between the broader economic health. तो यहाँ पे देखिएगा economic health तो रिलेशन है तो ऐसे ही कट गया। प्राइमरी यूज फॉर ट्रैकिंग इन्फ्लेशन नहीं है। यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो क्या स्थिति है उसको लगाते हैं और जो परचेजिंग मैनेजर्स हैं उनका हम यहाँ पे उनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, उसके बेसिस पे होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज। हम लोग यहाँ पे अपना सेशन समाप्त करेंगे। आप सभी लोगों का ये सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत ही धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।